हेलो स्टूडेंट, हमने बात की थी पिछले लेक्चर में हमने बात की थी अध्यारोपण सिद्धांत की। बहुल आवेश निकाय में लगने वाला बल, ठीक है, या फिर बहुल आवेशों के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत। कुछ ऐसे तथ्य हैं जिनकी बात करने वाले हैं, कूलाम नियम से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। तो आप देखो, कूलाम नियम से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। कूलाम नियम से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। तो देखो, कूलाम नियम से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या है कि देखो, पहली बात जो कूलाम नियम है, पहली बात फर्स्ट पॉइंट, केवल कूलाम नियम है वो स्थिर आवेशों पे लगता है। कौन से आवेशों पे? स्थिर आवेशों पे, ठीक है। कूलाम नियम केवल स्थिर आवेशों के लिए ही लागू है। यदि आवेश गतिशील है तो वहां पर कूलाम बल के अलावा वहां पर कूलाम बल नहीं होता, वहां पर इसके अलावा चुंबकीय बल कार्य करता है। कौन सा बल कार्य करता है? चुंबकीय बल कार्य करने लग जाता है। समझ में आई बात? तो पहला पॉइंट है कि कूलाम बल स्थिर आवेशों के लिए ही लागू होता है, ठीक है। यदि आवेश गतिशील है तो वहां पर चुंबक कूलाम बल के अतिरिक्त कौन सा बल कार्य करता है? चुंबकीय बल कार्य करता है। कौन सा बल कार्य करता है? चुंबकीय बल कार्य करता है। समझ में आई बात? ठीक है। तो पहला आप पॉइंट लिखें, देखो, कूलाम बल के लिए आवेश स्थिर एवं बिंदुवत होने चाहिए। पहला पॉइंट लिखें आप, कूलाम बल के लिए आवेश स्थिर एवं बिंदुवत होने चाहिए। कूलाम बल के लिए आवेश स्थिर एवं बिंदुवत होने चाहिए। यदि आवेश गतिशील है तो उनके मध्य विद्युत चुंबकीय बल कार्य करता है। यदि आवेश गतिशील है तो उनके मध्य विद्युत चुंबकीय बल कार्य करता है। उनके मध्य विद्युत चुंबकीय बल कार्य करता है, ठीक है। तो फिर पहला पॉइंट बताया आपको, जो कूलाम बल है वो कैसे आवेशों के लिए है? स्थिर आवेश होनी चाहिए। और कैसे होनी चाहिए? बिंदुवत मतलब समझ रहे हैं आप? उनकी जो मध्य की दूरी है, जो आवेश होगी, उनकी विमाओं की तुलना में क्या होनी चाहिए? बहुत अधिक होनी चाहिए। या कह सकते हैं कि उनकी विमाएं मध्य की दूरी की तुलना में बहुत कम होनी चाहिए। तो दूसरा पॉइंट 10 की घात माइनस में 15 मीटर या इससे कम या फिर कम, ठीक है। 10 की घात माइनस में 15 मीटर या इससे कम की दूरियां, ठीक है। 10 की घात माइनस 15 मीटर की जो कोटि होती है वो नाभिक की होती है। किसकी होती है? नाभिक की होती है। समझ में बात? ठीक है। तो इससे कम की दूरी हो या इतनी दूरी हो, इसमें कूलाम बल कार्य नहीं करता। कौन सा बल कार्य करता है? नाभिकीय बल कार्य करता है। कौन सा बल कार्य करता है? नाभिकीय बल कार्य करता है। 10 की घात माइनस 15 मीटर की कोटि या इससे कम की दूरियों के लिए नाभिकीय बल कार्य करता है, कूलाम बल कार्य नहीं करता। समझ में आई बात? तो नीचे लिखो, 10 की घात माइनस 15 मीटर कोटि या इससे कम की दूरियों के लिए 10 की घात माइनस 15 मीटर की कोटि या इससे कम की दूरियों के लिए नाभिकीय बल कार्य करता है, कूलाम बल कार्य नहीं करता। इससे कम की दूरियों के लिए नाभिकीय बल कार्य करता है, कूलाम बल कार्य नहीं करता। ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है? तीसरा पॉइंट कह रहा है कि दो आवेश हैं ये। तीसरा पॉइंट क्या है? एक Q1 है और एक Q2 है। इन दोनों
इनके मध्य में इसके पास कोई तीसरा आवेश रख दिया जाए Q3, तो इन दोनों के मध्य लगने वाला बल तीसरे आवेश से अप्रभावित रहता है। दो आवेशों के मध्य लगने वाला कूलाम बल तीसरे आवेश से अप्रभावित रहता है। समझ में एक बात, ठीक है। अतः यह दो आवेशों का अंतःक्रिया बल है। कैसा बल है? अंतःक्रिया बल है, ठीक है। तो लिखो, दो आवेशों के मध्य लगने वाला कूलाम बल अन्य आवेशों की उपस्थिति से, दो आवेशों के मध्य लगने वाला कूलाम बल, दो आवेशों के मध्य लगने वाला कूलाम बल अन्य आवेशों की उपस्थिति से अप्रभावित रहता है। अतः कूलाम बल एक द्विआवेश अंतःक्रिया बल है। दो आवेशों के मध्य लगने वाला कूलाम बल अन्य आवेशों की उपस्थिति से अप्रभावित रहता है। अतः कूलाम बल द्विआवेश अंतःक्रिया बल है, अंतःक्रिया बल है। चौथा पॉइंट आपको बताया गया। चौथा पॉइंट क्या है कि ये जो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसलिए ये जो नियम है व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है और ये संरक्षी बल होता है, पथ पे निर्भर नहीं करता। किस पे निर्भर नहीं करता? पथ पे निर्भर नहीं करता। ऐसे बल जो पथ पर निर्भर नहीं करते वो संरक्षी बल होते हैं। कैसे बल होते हैं? संरक्षी। तो लिखो, कूलाम बल व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। कूलाम बल व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। कूलाम बल व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। कूलाम बल व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। कूलाम बल व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। अतः यह एक संरक्षी बल है। अतः यह एक संरक्षी बल है। हाँ देखो, हम बात करते हैं अब विद्युत क्षेत्र की बात करते हैं। विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र। देखो, विद्युत क्षेत्र क्या होता है कि कोई भी आवेश है, ये कोई आवेश मान लिया Q, इसके चारों ओर का वह क्षेत्र जिस पर इसका प्रभाव होता है, ठीक है, किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, यदि इसमें किसी परीक्षण आवेश Q0, ठीक है, परीक्षण आवेश के बारे में आपको एक बात बता देता हूं कि परीक्षण आवेश, ये जो प्रेक्षण भी कहते हैं, इसे परीक्षण भी कहते हैं। ये प्रेक्षण जो आवेश है, प्रेक्षण जो आवेश है, एक ऐसा आवेश है जिसका स्वयं का विद्युत क्षेत्र अल्प होता है, ठीक है, जिसका स्वयं का परिमाण क्या होता है? अल्प होता है, ठीक है, या स्वयं का विद्युत क्षेत्र नहीं होता है। इसलिए यदि इसे किसी अन्य आवेश के विद्युत क्षेत्र में ले जाया जाए तो यह उसको क्या करता है? अप्रभावित करता है, मतलब उसको कोई भी प्रभाव नहीं डालता। समझ में आई बात? दोबारा सुनो कि ये परीक्षण आवेश है, इसको तो आप बिल्कुल रख लो, आप जेब में रख लो परीक्षण आवेश को, ये हर जगह काम आएगा। परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश, इसे कहते हैं टेस्ट चार्ज। क्या कहते हैं इसे? टेस्ट चार्ज। ये कहलाता है टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज, ठीक है, ये टेस्ट चार्ज कहलाता है। परीक्षण आवेश है क्या? एक ऐसा आवेश है जिसका परिमाण बहुत कम हो, ठीक है, मतलब कि ये अगर दो व्यक्ति हैं, ठीक है, ये ऐसा है कि दूसरा व्यक्ति इसको पीट रहा है तो ये बिल्कुल पिटेगा, इसमें कोई भी बल नहीं है इसके पास। समझ में नहीं बात? तो परीक्षण आवेश ऐसा आवेश जिसका स्वयं का विद्युत क्षेत्र नहीं होता है या स्वयं का विद्युत क्षेत्र अल्प होता है,
ठीक है। यदि इसे किसी दूसरे आवेश के विद्युत क्षेत्र में ले जाया जाए तो उसके विद्युत क्षेत्र को यह प्रभावित नहीं करता। समझ में आई बात? तो ये होता है परीक्षण आवेश। अब यदि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी परीक्षण आवेश को लाया जाए तो या तो परीक्षण आवेश आकर्षण महसूस करेगा, क्या करेगा? आकर्षण या प्रतिकर्षण महसूस करेगा। समझ में आई बात? तो किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें स्थित कोई भी प्रेक्षण आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, ठीक है, क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र। जैसे कि आप समझ लें कि एक राजा है, राजा का जहां तक साम्राज्य होता है, ठीक है, वो उसका क्या है? क्षेत्र है। ऐसे आवेश है, आवेश। अब भाई राजा है, राजा का जहां तक साम्राज्य है, उस साम्राज्य में कोई दूसरा व्यक्ति घुसेगा तो राजा एक्शन लेगा, कार्य करेगा, ठीक है। तो जैसे कोई परीक्षण आवेश घुसेगा तो परीक्षण आवेश में या तो इसके कारण आकर्षण बल लगेगा या क्या लगेगा? प्रतिकर्षण, ठीक है। परीक्षण आवेश है, प्रेक्षण आवेश ऐसा आवेश है जो ना खुद का, जिसके पास विद्युत क्षेत्र नहीं है, या स्वयं का विद्युत क्षेत्र क्या होता है? बहुत अल्प होता है, ठीक है। यह दूसरे के विद्युत क्षेत्र को, दूसरे आवेश के विद्युत क्षेत्र को प्रभावित नहीं करता। समझ में आई बात? ठीक है। तो किसी भी आवेश का वह चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें रखा कोई परीक्षण आवेश, जिसमें रखा कोई परीक्षण आवेश आकर्षण का अनुभव करता है या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, क्या कहलाता है? ये विद्युत क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो सबसे पहले आप विद्युत क्षेत्र की परिभाषा लिखेंगे, फटाफट जल्दी लिखो। किसी आवेश के चारों ओर का, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें रखा कोई अन्य प्रेक्षण आवेश, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें रखा कोई अन्य प्रेक्षण आवेश जिसमें रखा कोई अन्य प्रेक्षण आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, जिसमें रखा कोई अन्य प्रेक्षण आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। विद्युत क्षेत्र कहलाता है। विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब अगली हेडिंग डालेंगे आप, प्रेक्षण आवेश। प्रेक्षण आवेश, ठीक है। टेस्ट चार्ज, ऐसा आवेश देखो, ऐसा आवेश जिसे प्रेक्षण के लिए उपयोग में लिया जाता है, ऐसा आवेश जिसे प्रेक्षण के लिए उपयोग में लिया जाता है तथा परीक्षण आवेश का स्वयं का परिमाण बहुत अल्प होता है। ऐसा आवेश जिसे परीक्षण के लिए उपयोग में, प्रेक्षण के लिए उपयोग में लिया जाता है तथा परीक्षण आवेश का परिमाण बहुत अल्प होता है। परीक्षण आवेश का परिमाण बहुत अल्प होता है। यह दूसरे आवेश के विद्युत क्षेत्र को प्रभावित नहीं करता। यह दूसरे आवेश के विद्युत क्षेत्र को प्रभावित नहीं करता। यह दूसरे आवेश के विद्युत क्षेत्र को प्रभावित नहीं करता। इसे Q0 से व्यक्त करते हैं। Q0 से व्यक्त करते हैं। इसे Q0 से व्यक्त करते हैं। इसे Q0 से व्यक्त करते हैं। हाँ, अगला टॉपिक है विद्युत क्षेत्र रेखाएं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं या फिर विद्युत बल रेखाएं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं या फिर कह सकते हैं विद्युत बल रेखाएं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं या कह सकते हैं विद्युत बल रेखाएं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं। अब इसके बारे में आप ढंग से सुनो। ये विद्युत क्षेत्र रेखा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से विद्युत क्षेत्र रेखाओं के इंपॉर्टेंट डालेना और यहाँ से इसकी कुछ ना कुछ गुणधर्म वगैरह कोई ना कोई चीज़ पूछी जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समझ में नहीं बात, कोई ना कोई चीज़ पूछी ही जाती है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसे कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसे कहते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसे कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सुनो, हाँ देखो, विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं कि यदि किसी धनावेश को, यदि किसी एकांक धनावेश, इसको एकांक धनावेश को गति करने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, तो एकांक धनावेश जिस काल्पनिक पथ पर गति करता है उसे कहते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखा। ठीक है, यदि एकांक धनावेश को गति करने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, तो एकांक धनावेश जिस काल्पनिक पथ पर गति करता है उसे क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखा या विद्युत बल रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, विद्युत बल रेखा। उस काल्पनिक पथ को क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं या विद्युत बल रेखा कहते हैं। ध्यान सुनो भैया, एक कोई भी धनावेश है, एकांक धनावेश है, ठीक है, यदि उसे गति करने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तो वह जिस काल्पनिक पथ पर जाता है, ठीक है, वह काल्पनिक पथ, मान लिया ये कोई धनावेश है, ये ऐसे गया बाहर निकल के, ठीक है, तो ये जो काल्पनिक पथ है, ये काल्पनिक का पथ क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र रेखा या विद्युत बल रेखा कहलाता है। समझ में नहीं बात, ठीक है। तो परिभाषा लिखो फटाफट जल्दी, परिभाषा लिखो। देखो, किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को यदि गति करने के लिए, किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को गति करने के लिए, किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को गति करने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, तो वह जिस काल्पनिक पथ पर गति करता है, स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तो वह जिस काल्पनिक पथ पर गति करता है उसे विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। जिस काल्पनिक पथ पर गति करता है उसे विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। जिस काल्पनिक पथ पर गति करता है उसे विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं, उसे विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं या विद्युत बल रेखा कहते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म। हाँ भैया, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म लिखेंगे। अब विद्युत क्षेत्र रेखाएं कौन कौन से गुण रखती हैं तो एक एक करके लिखते जाएंगे, ठीक है। मैं पहले बात करूं कि अकेले धनावेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलकर अनंत की ओर गति करती, कहाँ जाती हैं, अनंत की ओर गति करती हैं, ठीक है। ध्यान सुनो, अकेले धनावेश से, ये कोई धनावेश है प्लस क्यू, ठीक है, इससे पृष्ठ की लंबवत विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहाँ गति करेंगी, अनंत की ओर। कहाँ जाएंगी, अनंत की ओर। समझ में नहीं बात, ठीक है। तो मैं ये बात मैं कह रहा हूँ कि अकेले धनावेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं और कहाँ, पृष्ठ के लंबवत निकलती हैं और कहाँ गमन करती हैं, अनंत की ओर गमन करती हैं। कहाँ गति करती हैं, अनंत की ओर गमन करती हैं। तो ये कोई धनावेश हुआ प्लस क्यू, यहाँ से विद्युत क्षेत्र रेखा निकलेंगी पृष्ठ के लंबवत, ये कोई पृष्ठ है, ये कोई पृष्ठ है, इससे निकलेंगी, ये पृष्ठ के लंबवत ऐसे निकलेंगे और कहाँ गमन करेंगी, अनंत की ओर। कहाँ गमन करेंगी, अनंत की ओर गमन करेंगी। तो पहला गुणधर्म लिखो भैया, पहला गुणधर्म, अकेले धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं, अकेले धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ के लंबवत, अकेले धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ के लंबवत अनंत की ओर गमन करती हैं। अकेले धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ के लंबवत
पृष्ठ के लंबवत अनंत की ओर गति करती हैं। ठीक है, पृष्ठ के लंबवत अनंत की ओर गति करती हैं। ये बनाओ फटाफट जल्दी, ये बनाओ भैया, ये बनाओ। दूसरा कोड ध्यान लिखेंगे, फिर ये पहला था, ये बनाओ मेरे चित्र में फटाफट जल्दी। हाँ, अब बात करें अकेले ऋणावेश, ये अकेला ऋणावेश हुआ। अकेले ऋणावेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ के लंबवत अनंत से कहाँ आती हैं? ऋणावेश की ओर आती। कहाँ आती हैं? ऋणावेश की ओर, पृष्ठ के लंबवत आती हैं। समझो कहाँ आती है? ऋणावेश की ओर। तो मैंने यहाँ ये अकेला ऋणावेश है और यहाँ अनंत से आएंगी। कहाँ से आएंगी? अनंत से। कहाँ आती है? ऋणावेश के प्रवेश करती है। क्या करती है? क्या करती है? ऋणावेश में प्रवेश करती है। तो दूसरा उदाहरण लिखेंगे, अकेले ऋणावेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं, अकेले ऋणावेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ के लंबवत, अकेले ऋणावेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ के लंबवत, अकेले ऋणावेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ के लंबवत अनंत से ऋणावेश की ओर आती हैं। 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 ये चित्र बनाओ फटाफट जल्दी, ये बनाओ भैया, ये चित्र बनाओ। हाँ, तीसरा लिखो, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तीसरा लिखो, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से ऋणावेश की ओर गमन करती हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से ऋणावेश की ओर गमन करती हैं। अर्थात धनावेश से प्रारंभ होती हैं और ऋणावेश पर समाप्त हो जाती हैं। अर्थात धनावेश से प्रारंभ होती हैं और ऋणावेश पर समाप्त हो जाती हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से ऋणावेश की ओर गमन करती हैं। अर्थात धनावेश से प्रारंभ होती है, ऋणावेश पर समाप्त हो जाती है। प्रारंभ होंगी और कहाँ समाप्त हो जाएंगी? ऋणावेश पर समाप्त हो जाती हैं। ठीक है, समझ में आई बात? धनावेश से प्रारंभ होंगी और ऋणावेश से क्या हो जाएंगी? समाप्त हो जाएंगी। ठीक है, अच्छा चौथा पॉइंट सुनो, विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र नहीं बनाती। विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र नहीं बनाती क्योंकि ये धनावेश से प्रारंभ होती है और कहाँ समाप्त हो जाती है? ऋणावेश पर। तो बताओ बेटा, ये कोई बंद वक्र बना क्या? नहीं बना। यदि ये धनावेश से स्टार्ट होती और धनावेश पे जाकर समाप्त होती तो कैसा वक्र बनता? बंद वक्र बनता। कैसा बंद वक्र बनता? बंद वक्र। लेकिन विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र नहीं बनाती। क्यों नहीं बनाती? क्योंकि ये धनावेश से प्रारंभ होती हैं और ऋणावेश में क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। यदि ये धनावेश से प्रारंभ होकर धनावेश पर ही समाप्त होती तो कैसा वक्र बनता? बंद वक्र बनता। लेकिन ये बंद वक्र नहीं बनाती है क्योंकि धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश में क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। जबकि चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं, वो बंद वक्र बनाती हैं। वो एन ध्रुव से स्टार्ट होती है और एन ध्रुव पे क्या होती है? समाप्त होती हैं। समझ में आई बात? ठीक है, तो लिखो, विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र नहीं बनाती क्योंकि विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र नहीं बनाती क्योंकि विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र नहीं बनाती क्योंकि ये धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त हो जाती हैं।
क्योंकि ये धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त हो जाती है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखेंगे। चौथा पॉइंट क्या है? विद्युत क्षेत्र रेखाओं पर खींची गई स्पर्श रेखा, विद्युत क्षेत्र रेखाओं पर के किसी बिंदु पर मान लीजिए ये सुनो, ये प्लस क्यू आवेश है, ये माइनस क्यू आवेश है, ये विद्युत क्षेत्र रेखा है, इसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, यहाँ स्पर्श रेखा खींची तो ये स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगी। किसकी दिशा को व्यक्त करेगी? विद्युत क्षेत्र की दिशा को। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। ठीक है, तो देखो विद्युत क्षेत्र रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। हाँ, अगला पांचवा गुणधर्म देखो भैया, पांचवा गुणधर्म देखो। पांचवा, दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं आपस में कभी नहीं काटती, क्योंकि काटेगी तो यहां मैंने स्पर्श रेखा खींची, यहां स्पर्श रेखा खींची तो विद्युत क्षेत्र की कितनी दिशाएं प्राप्त होंगी? दो दिशाएं। समझ बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं आपस में कभी नहीं काटती। क्यों? क्योंकि कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं प्राप्त होती हैं, जो संभव नहीं है। समझ में बात, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी नहीं काटती, समझ में आपस में कभी नहीं काटती। क्यों नहीं काटती? क्योंकि विद्युत कटान बिंदु पर यदि स्पर्श रेखा खींची जाए तो कितनी दिशाएं प्राप्त होंगी? दो दिशाएं प्राप्त होंगी, और ऐसा संभव नहीं है, विद्युत क्षेत्र की दो दिशा नहीं हो सकती। तो देखो विद्युत क्षेत्र रेखाएं आपस में कभी नहीं काटती, विद्युत क्षेत्र रेखाएं आपस में कभी नहीं काटती, विद्युत क्षेत्र रेखाएं आपस में कभी नहीं काटती, क्योंकि कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं प्राप्त होती हैं। क्योंकि कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं प्राप्त होती हैं, जो संभव नहीं है। कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं प्राप्त होती हैं, जो संभव नहीं है। छठवां पॉइंट, छठवां पॉइंट देखो भैया, छठवां पॉइंट, विद्युत क्षेत्र रेखाएं सतत होती हैं, एकाएक नहीं टूटती। समझ में कैसे टूटती? अचानक नहीं टूटती। ठीक है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र का मान अचानक शून्य नहीं होता, घटता जाता है। विद्युत क्षेत्र का मान घटता जाता है। जैसे ये आवेश है, ठीक है, तो आवेश के चारों ओर क्षेत्र विद्युत क्षेत्र का मान धीरे धीरे घटता जाएगा, यानी अचानक यहाँ शून्य हो गया। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक सतत होती है। कैसी होती है? सतत होती है, एकाएक नहीं टूटती। ठीक है, समझ में आपको। लिखो अगला, विद्युत क्षेत्र रेखाएं सतत होती हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं सतत होती हैं, जो कि एकाएक नहीं टूटती, जो कि अचानक है, एकाएक नहीं टूटती, क्योंकि विद्युत क्षेत्र का मान शून्य नहीं होता। विद्युत क्षेत्र रेखाएं सतत होती हैं, जो एकाएक नहीं टूटती, एकाएक नहीं टूटती, क्योंकि विद्युत क्षेत्र का मान शून्य नहीं होता। हाँ, अगला लिखो, सातवां पॉइंट लिखो, जिस स्थान पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं जिस स्थान पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं सघन होती हैं, जिस स्थान पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं सघन होती हैं, वहां जिस स्थान पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं सघन होती हैं, उस स्थान पर विद्युत क्षेत्र प्रबल होता है।
उस स्थान पर विद्युत क्षेत्र प्रबल होता है। और जिस स्थान पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं विरल होती हैं, उस स्थान पर विद्युत क्षेत्र दुर्बल या कमजोर होता है। जिस स्थान पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं विरल होती है उस स्थान पर विद्युत क्षेत्र कम होता है या दुर्बल होता है। तो प्रबल विद्युत क्षेत्र और दुर्बल विद्युत क्षेत्र, देखो बिंदु ए पे पास है रेखाएं सघन है तो प्रबल विद्युत क्षेत्र, बिंदु बी पर दूर चली गई विरल हो गई तो दुर्बल विद्युत क्षेत्र। ठीक है, ये चित्र बना फटाफट जल्दी। हाँ भाई, अगला पॉइंट लिखेंगे जो भी है 8वें नंबर का है तो 8वें पॉइंट लिखेंगे। विद्युत क्षेत्र रेखाएं धागे के समान लचीली होती हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं धागे के समान लचीली होती हैं जो संकुचन का प्रयास करती हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं धागे के समान लचीली होती हैं जो संकुचन का प्रयास करती हैं। यदि विद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबाई के दिशा में संकुचित होने का प्रयत्न करें, यदि विद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबाई की दिशा में संकुचित होने का प्रयत्न करें, यदि विद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबाई की दिशा में संकुचित होने का प्रयत्न करें तो ये विपरीत आवेशों के आकर्षण को दर्शाता है। तो ये विपरीत आवेशों के आकर्षण को दर्शाता है। विपरीत आवेशों के आकर्षण को दर्शाता है। विपरीत आवेशों के आकर्षण को दर्शाता है। और यदि विद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबाई के लंबवत फैलने का प्रयास करें, लंबाई के लंबवत फैलने का प्रयास करें तो यह समान आवेशों के प्रतिकर्षण को दर्शाता है। समान आवेशों के प्रतिकर्षण को दर्शाता है। तो यह समान आवेशों के प्रतिकर्षण को दर्शाता है। ठीक है, इसके बाद कुछ और भी जो गुण हैं, हम विद्युत क्षेत्र रेखाओं के प्रदर्शन के बारे में बात करेंगे। अगले लेक्चर में हम इसकी बात करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना।